दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज की दुनिया पर। और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मेरा नाम है प्रियव्रत सिंह। दोस्तों अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पर आएंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 मेंशन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब जिन लोगों ने मेरे चैनल पर रेगुलरली जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और जो भी फर्स्ट ईयर में हैं, जो कहीं ना कहीं आईडीओ भारत सब्जेक्ट को लेकर बहुत मुश्किल दौर में हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, हैरान हैं और क्या क्या वर्ड यूज़ करूं यार मैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता चुका हूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आईडीओ भारत 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशंस की ये क्वेश्चन थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने आपको 6 और 7 नंबर का बताया। अब जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा और आने वाली वीडियो में फिर लॉन्ग आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके दोस्तों मेरा मानना है कि मैं आपको पार्ट्स में पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे दूं। क्वेश्चन पेपर कैसा था वो मैं ऑलरेडी ला चुका हूं मेरे पिछले वीडियोस में, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हो। नहीं मिलता है आप कमेंट कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है। मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ सके कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, डिस्क्राइब द इंडियन रिलीजन धर्मा विद इंडियन रेफरेंस। जो इंडियन रिलीजन है मतलब जो धर्म है वो इंडियन रेफरेंस में आपके लिए उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य से, ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये पूरा कंटेंट तैयार किया हुआ है सो दैट आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो पहली लाइन आपको लिखी हुई है कि इन द परस्यूट ऑफ एंशिएंट हिंदू वे ऑफ लाइफ। जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, यदि हम उसकी बात करें तो धर्म को माना जाता है, रिगार्डेड किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि भारतीयों में खास तौर से हिंदुओं में धर्म को एक इम्पॉर्टेंट गोल माना जाता है ह्यूमन लाइफ का। यदि हम बात करें तो धर्म की परिभाषा यहाँ से आपको दी हुई है कि जो धर्म शब्द है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस धर्म का शब्द का प्रयोग कैसे हुआ। तो धर्म जो है इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है DHAR यानी कि धर। तो धर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाइंड करना, किसी को सपोर्ट करना, कुछ अपहोल्ड मतलब पकड़ कर रखना। तो धर्म की यदि हम बात करें तो धर्म कुल मिलाकर जो है राइटियसनेस के लिए, एक उद्देश्य के लिए काम करता है और धर्म कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऐसा भारतीय परिप्रेक्ष्य में माना जाता है धर्म के लिए। यदि हम बात करें तो धर्म में कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो लोगों को बांध कर रखते हैं। धर्म की यदि मैं और आपको आगे बताऊं तो लिखा हुआ है धर्म हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ फॉर गुड लाइफ। गुड लाइफ के लिए धर्म का होना जरूरी है। तो और जो इंडियन कल्चर है इसमें आप देखेंगे कि ऐसी कई चीज़ें हैं, कई एग्जांपल्स हैं जिससे आपको धर्म के बारे में समझ में आएगा। यदि मैं बात करूं तो साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर, आर्ट्स, मोरालिटी, सोशलिटी, पॉलिटी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, सभी में धर्म का कहीं ना कहीं महत्व है। आगे क्या लिखा हुआ है साथियों, वन कैन नॉट बाईपास धर्म। धर्म कोई बाईपास नहीं कर सकता, मतलब छोड़ नहीं सकता, शॉर्टकट नहीं मार सकता। मैं बाईपास की बात आपसे करूं तो यदि किसी को एक अच्छी लाइफ जीनी है, किसी व्यक्ति को एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक बोल सकते हैं बैलेंस लाइफ जीनी है, तो धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ धर्म से ये मतलब मत समझिएगा आप केवल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ये सब नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है धर्म का मतलब कि एक काइंड ऑफ कर्मा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। तो इस तरह से यहाँ पर धर्म का मतलब ये नहीं है भाई कि वो उसका जो है बेसिकली कोई रिलीजन है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। आगे देख सकते हैं आप लोग धर्म और क्या प्रोवाइड करता है, तो बहुत अच्छी मैंने स्लाइड ये तैयार की है। धर्म प्रोवाइड्स क्वालिटी टू ह्यूमन लाइफ। धर्म को आप दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि पूरा जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसका कोर है धर्म। मतलब यदि आप भारतीय सभ्यता को पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म एक पॉलीमॉर्फस कंसेप्ट है। इसका मतलब इसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी
थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कि भैया राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, तो वहाँ धर्म का प्रयोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं हुआ, वहाँ पर धर्म का प्रयोग एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। आगे आप देख सकते हैं कुछ पैराग्राफ्स हैं, कुछ हेडिंग्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आईडीओ भारत के पेपर में दी आते हैं 2024 में, तो आपको लिखने में, आंसर राइटिंग करने में। तो देख सकते हैं आप फर्स्ट हेडिंग ये बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जैसे ही लिखो, आप इस बस हेडिंग को समझ लो, आप अपने हिसाब से भी हेडिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दिया है ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ धर्म, धर्म का जो कंसेप्ट उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वैदिक इंट्यूशन में, मतलब वेदों में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं रथ। तो कहीं ना कहीं धर्म एक वैदिक शब्द है और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि धर्म कहीं ना कहीं हर एक फॉर्म में आपके लिए मिलेगा। मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। तो वैदिक सीड्स मतलब वैदिक मंत्रों में कई तरह के आपके लिए ऐसे ऑर्डर्स मिलेंगे जो धर्म की बात करते हैं। यदि हम बात करें कुछ और यहाँ पर, तो जो वैदिक सीड्स हैं मतलब जो वैदिक मंत्र हैं उसमें बताया जाता है कि हर व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि धर्म एक बेस है, एक आधार है पावर को सस्टेन करने का पूरी दुनिया में। आगे दिया हुआ है इन दिस रियलिटी, इस तरह से हर एक चीज़ ओरिजिनेट होती है धर्म के साथ। ये धर्म ही है जो कहीं ना कहीं इविल यानी कि बुराइयों को ख़त्म करता है। तो कहने का मतलब धर्म के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्डरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड बैलेंसिंग। तो ये कहीं ना कहीं सारे धर्म के फंक्शंस हैं जो पूरी यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए मतलब पूरी दुनिया के कल्याण में काम आते हैं। बात करते हैं साथियों ऐसी एक सेकंड हेडिंग की जो धर्म से ही संबंधित है, द कॉन्स्टिट्यूटिव एस्पेक्ट ऑफ धर्म। तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि धर्म जो है उसके दो तरह के एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो एक दिया है आपको कौन सा, कॉन्स्टिट्यूटिव। तो यहाँ पर समझाऊंगा मैं आपके लिए क्या होता है कॉन्स्टिट्यूटिव का मीनिंग। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्लियरली कि धर्म के दो एस्पेक्ट हैं और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सिक्के के दो पहलू। तो जैसे कोई सिक्का है उसकी साइड दो होती है मगर सिक्का एक ही होता है, वैसे ही धर्म के दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, तरीके हैं समझने के, लेकिन धर्म की ही बात आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिव एस्पेक्ट को समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में समझेंगे रेगुलेटिव एस्पेक्ट को। कॉन्स्टिट्यूटिव एस्पेक्ट क्या बोलता है कि धर्म को लॉ ऑफ बीइंग मतलब इंसान शासन के तौर पे मानते हैं, प्रकृति के तौर पे मानते हैं। यदि हम बात करें तो प्रशस्त पद में यानी कि कमेंटेटर इसको बोलते हैं, कई तरह के बोल सकते हैं कि चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि धर्म को परिभाषा की बात करें और तो हर एक पदार्थ का अपना खुद का एक धर्म होता है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री वाले बच्चे जो हैं, फिजिक्स वाले बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं अच्छे से। अब चूँकि हम लोग कहीं ना कहीं आर्ट्स ग्रुप वाले हैं और हम लोगों का जो लॉजिक है वो केमिस्ट्री फिजिक्स की तरफ नहीं है, लेकिन आप इतना तो समझिए कि हर पदार्थ का अपना एक धर्म होता है। तो कहने का मतलब धर्म संबंधित है इंडिविजुअलिटी से। धर्म किसी व्यक्ति को एक पहचान प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नेट का धर्म क्या है, एक चुंबक का धर्म क्या है, आयरन को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। सिमिलरली धर्म जो है हर तरह की चीज़ों से जुड़ा हुआ है और पूरी दुनिया को धर्म क्या कर रहा है, चला रहा है। यदि हम बात करें कुछ और चीज़ों की तो यहाँ पर मैं आपको भगवत गीता का एग्जाम्पल देता हूँ धर्म से संबंधित। भगवत गीता में धर्म को लेकर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है 4 क्लासेस को लेकर। जैसे आप देखते हैं कि हमारे चातुर्वर्ण की व्यवस्था थी एंशियंट टाइम पर, तो इसमें कहीं ना कहीं की सद्भाव, गुण और कर्म की बात की हुई है। एक बहुत ही फेमस भारत में जो है राजनीतिक विचारक रहे, का नाम है श्री औरबिंदो। तो औरबिंदो ने ये भी बोला है कि भाई हर चीज़ को होल्ड करने वाला धर्म ही है। धर्म लाइफ है, धर्म नेचर से जुड़ा हुआ है। ये कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं। यदि हम बात करें तो धर्म में कई तरह के भाव होते हैं, जैसे कि ब्रह्म भाव, सर्वत भाव, एकात्म भाव,
बुद्ध भाव। तो ये पैराग्राफ हो सकता है थोड़ा सा आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन आप इतना समझ लो बस कि हर पदार्थ का अपना अपना एक धर्म होता है। आप मैग्नेट के एग्जाम्पल ले सकते हो, इसको पूरा पढ़ के। भगवत गीता में 4 वर्णों मतलब धर्म के बारे में बात की हो, ये समझ। चलिए अब बात करते हैं जो हमारी थर्ड हेडिंग थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है धर्म का। तो धर्म इज समथिंग परमानेंट एंड येट इवॉल्विंग, मतलब धर्म वो है जो परमानेंट हो, जो स्थिर हो, स्थायी हो और इवॉल्व होता रहे समय के साथ। आप धर्म की परमानेंस को समझ सकते हो इसके सार के वजह, इसके गुण के वजह से। ओके, एंड इट्स एवोल्यूशन इज सीन इन अवर कॉन्शियसनेस, और धर्म की इवोल्यूशन आप अपने कॉन्शियसनेस मतलब समझ में देखेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों इस पैराग्राफ का ये है कि धर्म की यदि हम बात करें तो ये आपकी समझ से भी जुड़ा हुआ है, ये भी एक धर्म है, और अपनी समझ के हिसाब से आप धर्म को मानते हैं। कुछ लोगों की नज़रों में धर्म के कॉन्टेक्स्ट में वो ये मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन यही धर्म है। कुछ लोग अपनी कॉन्शियसनेस के आधार पर धर्म को मानते हैं, अलग अलग कर्म, अलग अलग बोल सकते हैं अपनी मोरल ड्यूटीज़। आगे हम देखें तो देयर आर ग्रेडेशंस इन आवर स्पिरिचुअल एथिकल लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, एथिकल लाइफ में कुछ ग्रेड्स भी हैं, और हम ट्राई करते हैं कि हाईएस्ट लॉ ऑफ नेचर तक पहुंच सके अपनी लाइफ में, लेकिन ये पॉसिबल है केवल साधना के वजह से, मेडिटेशन की वजह से। तो मोरल कॉन्शियसनेस जगाने के लिए ज़रूरी है कि भाई हम धर्म को फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्म का जो कॉन्टेक्स्ट है वो जुड़ा हुआ है आपका इंडियन धर्म से और साथ में हिंदू धर्म से। बात करते हैं साथ में कुछ और चीज़ें, इंडिविजुअल्स हैविंग डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की कैपेबिलिटी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ धर्मा को वो लोग फॉलो करते हैं। आगे दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ धर्मा में आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो सर्व धर्म में, वर्ण धर्म में, कुल धर्म में, युग धर्म में। तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा इस बारे में जान सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। देयर आर मेनी सच धर्मा टू बी प्रैक्टिस्ड बाय इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस, लाइफ बीइंग टू कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स है और ज़रूरी है सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी में एक शांति बनाए रखने के, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सोसाइटी के कुछ नियम होना। तो ये जो लॉज हैं ये बेसिकली क्या है, धर्म ही हैं, और हर एक व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से एक समाज चल पाता है। एग्जाम्पल आपको यहाँ भी दिया हुआ है, वी हैव मैन ऑफ नॉलेज, हमारे पास कई नॉलेज वाले लोग हैं, कई करेज वाले लोग हैं, इंटेलिजेंस वाले लोग हैं जो कुछ व्यापार करते हैं, कुछ क्राफ्ट्समैन हैं, और इनकी अपनी अपनी लर्निंग है, अपनी अपनी ट्रेनिंग है। दे कैन नॉट बी ट्रेन सिमिलर फैशन, ये एक ही काम में ट्रेन नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई अलग अलग परफेक्शन होगा तभी जाकर अलग अलग बोल सकते हैं एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ दुनिया में आ पाएंगी। धर्मा इनकम्पास ऑल दीज डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस एंड आइडियल परफेक्शन। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं द रेगुलेटिव एस्पेक्ट ऑफ धर्मा का, धर्म रेगुलेट कैसे करता है। अब अगला एग्जाम्पल है कि धर्म एक ह्यूमन वैल्यू की तरह भी है। तो ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले पैराग्राफ में। तो कुल मिलाकर वही चीज़ें हैं, बस लिखने का तरीका है, इसलिए अलग अलग शब्द आपको दिए हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, हेडिंग बनाकर लिखना है। मैं बता भी चुका हूँ मेरे एक वीडियो में आपके लिए कि किस तरह से आप अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हो, अच्छे से कॉपी भर सकते हो। तो धर्म एज अ ह्यूमन वैल्यू की हम लोग बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि धर्म का स्कोप अपने आप में बहुत विशाल है और पूरी लाइफ में ज़रूरी है धर्म का होना। यदि हम हिंदू एथिक्स की बात करें तो हम 4 गोल हैं एक मनुष्य के जीवन के, यानी कि अर्थ, कर्म, धर्म और मोक्ष, और इन चारों गोलों की ज़रूरत है एक ह्यूमन के लिए। यदि हम बात करें तो ये शुरू के जो 3 इसमें गोल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अर्थ और कर्म काम जो है वो बेसिकली हम इसको बेस वैल्यू मानते हैं, और धर्म में जो सबसे हम बोल सकते हैं मोक्ष है, इसको हम सबसे हाई वैल्यू मानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ह्यूमन वैल्यू के तौर पे भी धर्म को कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा, इसके आंसर को समझ में आया होगा, और बाकी डाउट है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। बात करता हूँ दोस्तों, चलिए आपके साथ, जैसा कि मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका शॉर्ट आंसर है, और इसमें क्वेश्चन आपसे बोले हैं कि शॉर्ट नोट लिखिए टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया पे। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बोला था कि मैं
टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया पर ऑलरेडी नोट्स का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो तो मैंने स्टूडेंट्स की डिमांड पर बनाया हुआ है, क्योंकि उनके बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे मेरे चैनल पर कि सर जो 2023 का वीडियो भारत का क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन दे दीजिए। तो मुझे लगा क्यों ना वीडियो बनाकर आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन की जाए ये सारी चीज़ें, और साथ में आपको जो PDF है वो तो हमारे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा इस पूरी वीडियो का। तो चलिए आंसर को बात करते हैं कि एंशिएंट टाइम पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारत में कैसा होता था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी को आज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कई रूपों में। चाहे हम बात करें यहाँ पर स्टोन वर्किंग की, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पॉटरी, मेटलर्जी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, बीड मेकिंग, वुड कार्विंग, ये सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ही है। ओके, अगर हम बात करें तो ये सब पॉसिबल कैसे हुई हैं? साइंस की वजह से, एक लॉजिक की वजह से। भाई साइंस क्या, एक लॉजिक है। यदि हम टेक्नोलॉजी को और डिफाइन करना चाहें एक ह्यूमन वे के तौर पर, तो हमारे सराउंडिंग में जो मटेरियल है, हम यहीं से चीज़ों को निकालते हैं, यहीं से चीज़ों को समझते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। तो यदि अपन एंशिएंट टाइप का ये क्वेश्चन है, एंशिएंट टाइम में टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है, तो आपको बताते हैं कुछ एग्जांपल एंशिएंट वाले, यानी कि फर्स्ट स्टोन टूल। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो फर्स्ट स्टोन टूल्स हैं वो दोस्तों 2 मिलियन ईयर्स से भी पुराने हैं। तो मतलब आज जो मॉडर्न मैन है इसके आने के कई साल पहले, ऐसा भी माना जाता है कि 70,000 साल पहले मॉडर्न मैन की, मतलब आज का जो मनुष्य है वो था। जंपिंग अक्रॉस एजेस, यदि हम और पूरा जानना चाहें तो कुछ समझ सकते हैं आप। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन हुआ लगभग 9,000 साल पहले, और न्यूलिथिक का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर है उसकी शुरुआत हुई। तो ये भी बेसिकली पॉसिबल हो पाया टेक्नोलॉजी के वजह से। तो जैसे कि इस टाइम के आप जब प्रूफ्स को देखेंगे आर्कियोलॉजी में, तो आपको पता चलेगा कि वाटर मैनेजमेंट के लिए, मेटल टूल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पोर्ट्स के लिए उस समय भी टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो चुकी थी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई टेक्नोलॉजी दुनिया ने दी है हमको, यूरोप कंट्रीज़ का हम बखान करते हैं, सब फालतू की बातें हैं भाई, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि हमारे देश में कई चीज़ें ऑलरेडी थीं, बस बात इतनी सी थी कि भाई जो किताबों में छप जाता है उसको लोग पढ़ लेते हैं, और नहीं तो फिर ऐसा है कि इतिहास तो बहुत कुछ छुपाया गया है हमसे। बात करते हैं दोस्तों हड़प्पन टेक्नोलॉजीज़ की। हड़प्पन टेक्नोलॉजी मतलब हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आप जानते हैं, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इस टाइम पर क्या क्या टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ा सा जानते हैं, तो आपको और गर्व होगा और समझ में आएगा कि हाँ यार, एंशिएंट टाइम पे बहुत कुछ था हमारे पास। हम फालतू में बावरे बन रहे हैं और ये दुनिया भर की यूरोपियन देशों के चक्कर में आके किताबों में हर कुछ पढ़ रहे थे अभी तक स्कूल लाइफ में। हड़प्पन टेक्नोलॉजी, इंडस जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसकी टाइमलाइन आपको ये दी हुई है। डेफिनेटली ये एक अर्बन मतलब शहरी सभ्यता थी, और भारत के नॉर्थ वेस्ट में ही सभ्यता थी, मतलब लोग यहाँ पर रहते थे, ये हमको पता चला हुआ है। यदि हम बात करें तो वाटर बहुत ज़्यादा था इस सिविलाइजेशन में, और आज जो सिविलाइजेशन है ये पाकिस्तान, साथ में बात करें भारत की तो राजस्थान, गुजरात में इनकी साइट देखने को मिलती हैं। हड़प्पा के लोग वीट, बार्ले, मिलेट्स की पैदावार करते थे, ये हमको पता है, ये प्रूफ मिले हुए हैं। तो ऑब्वियसली यार, प्रैक्टिस नॉट ओनली प्लाउ बेस्ड एग्रीकल्चर, ये प्लाउ बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज़ तो करते ही थे, साथ में इंटरक्रॉपिंग टेक्निक की वो यूज़ करते थे। तो ऐसे भी कई एग्जांपल्स मिले हुए हैं। मेटल स्मिथ एक्सट्रैक्टेड कॉपर फ्रॉम ओर अवेलेबल इन द अरावली हिल्स, तो मेटल्स की हेल्प से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का जो एग्जाम्पल अरावली की पहाड़ियों से मिलता है, और पता चलता है इसको ट्रेस करके कार्बन डेटिंग मेथड से कि ये लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का था। तो दोस्तों ऐसी कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, कई तरह के ये लोग टूल्स बनाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज टूल दिया हुआ है, यहाँ पर मेटल टूल्स दिए हुए हैं। हड़प्पन्स की और बात करते हैं। हड़प्पन्स ने, यदि मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊं तो कई फिगराइंस मतलब कई फिगर्स भी उस समय बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे ये, जिसमें ये लोग लॉस्ट बैग्स, इसका मतलब होता है मोम का यूज़ करते थे। हड़प्पन्स ने ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग भी की थी, सैनिटेशन भी उनका एक मुख्य टारगेट था,
और इन्होंने अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम किया था, साथ में अंडरग्राउंड जो हम बोल सकते हैं कि सैनिटेशन सिस्टम है, इसको मैनेज किया था। तो इस तरह से कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे हड़प्पन्स के बारे में कि ये लोग वाकई में टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस समय भी, मतलब आज से 2000-2500 साल पहले भी शहर बसाते थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो पुराना नगर निगम है, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को मान सकते हो। थोड़ा सा और समझते हैं हड़प्पा के लोगों के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये लोग बीड मेकिंग का काम जानते थे, मतलब मोती कैसे तैयार किए जाएं। इसके अलावा ऑर्नामेंट किस तरह से बनाया जाए, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। तो कुल मिलाकर जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे हैं एंशियंट टाइम के। हड़प्पन सभ्यता के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक और सभ्यता थी जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं। हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यता भारत में कम मिलती है, इराक, ईरान जैसे देशों में ज़्यादा मिलती है, लेकिन फिर भी मेसोपोटामिया में भी टेक्नोलॉजी थी, थोड़ा सा आपको ये बताया हुआ है। भारत की जो सभ्यता थी हड़प्पन सभ्यता, यहाँ के जो लोग थे जो बेंगल्स वगैरह तैयार करते थे, ये बेंगल्स बिकने के लिए दोस्तों मेसोपोटामिया तक जाती थी। तो सोच सकते हो आप कि कोई साधारण तरह की बेंगल्स तो ये नहीं होंगी, क्योंकि ये दूसरी सभ्यता में बिक रही हैं। चलिए, तो ये है टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं कि हड़प्पा के बाद क्या हुआ। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बताया मेरे कई वीडियोस में, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक टाइम के बाद ख़त्म हो गई आर्यों के आक्रमण के वजह से। ऐसा भी एग्जाम्पल मिलता है हमको हिस्ट्री में। दूसरा, कोई बड़ी बाढ़ के वजह से भी ये सभ्यता खत्म हो गई थी, ऐसा भी एग्जाम्पल मिलता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हड़प्पन सभ्यता जब खत्म हो गई, इसके बाद इनोवेशंस हुए बहुत सारे पॉटरी में, यानी कि नए नए किस तरह से बर्तन वगैरह तैयार किए जाएं। तो पेंटेड ग्रे वेयर की शुरुआत हुई। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि आयरन बेस्ड कल्चर, मतलब लोहे से बने हुए जो औजार हैं उनकी शुरुआत हुई। 700 BCE के अराउंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये तैयार किया गया। और आज का उत्तर प्रदेश, बिहार में आप देख सकते हैं गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं, जैसे कि बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, ये सारे ये सारे शहरों में दोस्तों कहीं ना कहीं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आई होप ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए आर्ट्स की दुनिया। जय हिंद, जय भारत।